नमस्कार दोस्तों, 11 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके सामने, इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट्स है, इसके बीच में जो कोऑपरेटिव पार्टनरशिप होती है उसको इंडिया में बोला जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां पे स्टेट सेंटर की मदद करेंगे, सेंटर स्टेट्स की मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑथर इस चीज के साथ थोड़ा खुश सा नहीं लग रहा है। वो ऑब्वियस भी है। ये जो आर्टिकल है ये लिखा है डेरेक ओ ब्रायन जी ने। ये राज्यसभा के एमपी हैं, तृणमूल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। तो यहाँ पे इनका व्यू पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैंडलिंग का तरीका है इस समय पे पैंडेमिक के दौरान, और जीएसटी रेवेन्यूज को लेके, और 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को लेके, इन सब चीजों में कुछ खामियां पॉइंट आउट की हैं यहाँ पे ऑथर ने, डेरेक ओ ब्रायन जी ने। सीधे सीधे उन्होंने सेंटर को एक्यूज किया है बीजेपी की अगेंस्ट बात की, जो कि ऑब्वियस बात है अपोजिशन में, तो बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने बोला। तो क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं वो हम देखेंगे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स जो निकलते हैं वो स्टैट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आते हैं, डू वी नीड अ फिजिकल काउंसिल। देखिए, फिजिकल काउंसिल की डिमांड हमेशा से हो रही। फिजिकल काउंसिल को मैं आपको एक लाइन में बताता हूं होता क्या। फिजिकल काउंसिल एक ऐसी बॉडी होती है कि भाई उसका काम क्या होगा। उसका काम ये होगा कि सेंटर जो भी बजट बनाएगी उस बजट पे अपनी राय देगा ये फिजिकल काउंसिल। फिर ये फिजिकल काउंसिल ये बताएगा कि भाई सेंटर का ये खर्चा सही, ये खर्चा गलत। तो ऐसी तो बॉडीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं हमारे देश में, बिल्कुल है, कैग है। बट कैग क्या करता है कि कैग बजट बनने के बाद और खर्चा होने के बाद ऑडिटिंग करता है। फिजिकल काउंसिल पहले ही अपनी राय देगा। प्लस फिजिकल काउंसिल को एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की बात की जा रही, तो वो इंडिपेंडेंट एक्शंस लेगा, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होगा। इन सब चीजों के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए, पूरे दुनिया भर में हर जगह पे फिजिकल काउंसिल्स हैं, इंडिया में भी एक फिजिकल काउंसिल होना चाहिए। बट अगर आप इंडिया में फिजिकल काउंसिल बना देते हो तो उसकी इफेक्टिविटी क्या होगी, कितना वो इफेक्टिव होगा, क्या सच में वो कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और अगर हम शुरुआत करें तो कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे ऑथर ने बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्राइम एज अ पनिशमेंट। आपको पता है विकास दुबे जो कि गैंगस्टर है कानपुर का बहुत बड़ा, उसने अभी अभी रिसेंटली 8 पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया। वो लोग उसको शायद पकड़ने गए थे और उसको लगा कि इनकाउंटर करने आया, तो उसने बैक फायरिंग की और 8 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद अभी विकास दुबे का भी इनकाउंटर हो गया है। इनकाउंटर जिस कंडीशन में हुआ है उस पर थोड़ा बहुत आवाज उठ रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि देखिए, जबरदस्ती के लिए इनकाउंटर किया गया है, ठीक है, ये बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के राज खोल सकता था। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही है, जस्टिस डिलीवर्ड है, क्या इस पे इतने दिन तक हम लोग जुडिशरी में केस चलाते, इसको बेल मिलती, इससे अच्छा इसको मार दिया। तो बहुत सारी यहाँ पे बातें कही जा रही है, क्या सही क्या गलत समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट आता है रिफॉर्म विद कॉशन। इसका कंटेक्स्ट क्या है? इसका कंटेक्स्ट दोस्तों ये है कि अभी अभी देखिए, ये 1 जुलाई की न्यूज है। टाइटल देख लीजिए, द हिंदू का, द कमिटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ टू स्टार्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन सून। यहां पे सरकार क्या बोल रही है, एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में लीडिंग एकेडमिशियंस होंगे, बहुत सारे और एक्सपर्ट्स होंगे, लॉयर्स होंगे, और वो लोग करेंगे क्या, वो लोग ढूंढेंगे पॉसिबल रिफॉर्म्स इन इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स हमारे काम के हैं दोस्तों। इन 4 आर्टिकल्स को आज हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं किससे? फर्स्ट आर्टिकल से, जो कि है इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या बोल रहा है भाई ये आर्टिकल? इनका शुरुआती इस तरीके से हुई कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट द 14th फाइनेंस कमीशन प्रॉमिस्ड टू द स्टेट्स एंड व्हाट दे रिसीव्ड। सबसे पहले यहां पे शुरुआत कैसे की जा रही है, ये बोला है ऑथर ने कि देखिए, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि इतनी तगड़ी मेजॉरिटी के साथ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी राज कर रही है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तब वो हुआ था 1980 से लेके 1989 के टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में कांग्रेस का राज था, और आज की डेट में किसका राज है? बीजेपी का राज है। दोनों सरकारें स्टेट्स के राइट को छीन रही हैं। तो 1980 से लेके 1989 में जो तरीका था स्टेट्स के राइट्स को छीनने का, वो था आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में आप पता है क्या होता है? प्रेसिडेंट सूट, कि अपने हिसाब के गवर्नर को ये लोग अपॉइंट करते थे स्टेट में, और वो गवर्नर स्टेट को सस्पेंड कर देते थे। वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता था और वो जगह सेंटर के कंट्रोल के अंदर में आ जाती थी। तो ऑथर का ये बोलना है कि 1980 से लेके 1989 के टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट रूल के टूल को इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को छीना गया, ये बात बोली गई। और उस समय पे आरएस सरकारिया कमीशन ने रिपोर्ट भी दी कि भाई सेंटर स्टेट के रिलेशन सही होने चाहिए, स्टेट को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बट उस के कमीशन के जो रिस्पॉन्सेस थे उस पर ध्यान नहीं दिया। यहां पे क्या बताया जा रहा है
अभी के लिए जो गवर्नमेंट चल रही है उसके खिलाफ ऑथर क्या बोल रहा है? उसके खिलाफ ऑथर बोल रहा है कि अभी के लिए सैबोटाज करने का जो टूल है वो खत्म हो चुका है। पहले 356 के बेसिस पे स्टेट्स की ऑटोनॉमी छीनी जा रही थी। अभी 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को ना मानकर स्टेट्स की ऑटोनॉमी छीनी जा रही है। कहा तो जा रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो रहा है, बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो नहीं रहा है। और ये सारी प्रॉब्लम कोविड-19 के पैंडेमिक से पहले से ही हो रही है। मतलब पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की ऑटोनॉमी को छीनने की कोशिश कर रही है, बट कोविड-19 के आने के बाद चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। कुल मिला के बात यहां दोस्तों पैसों की हो रही है। कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूं। 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई और 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया 2015 में। साफ साफ 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा था कि भैया स्टेट्स को पैसा ज्यादा दिया जाएगा, और कुछ हद तक देखिए स्टेट्स को पैसा ज्यादा दिया गया भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया भी है। मैं यहां पे ऑथर के व्यू पॉइंट में जो कमियां हैं उनको भी पॉइंट आउट करूंगा आपके सामने। ये बोला गया कि स्टेट्स के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। खासकर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड था और कुछ हद तक जो फाइनेंस कमीशन का स्टैंड ये था कि जो ज्यादातर डेवलपमेंटल स्कीम्स चलती हैं वो डेवलपमेंटल स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे थोपेगी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा ज्यादा दे देगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेंट्रल अपनी जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की वो चला सकते हैं, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या कोई भी और स्कीम हो, स्टेट की खुद की स्कीम हो, कुछ भी हो। फिर आप देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया इसी समय पे। हालांकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे बात कई दसियों सालों से चल रही है, बट उसको इंट्रोड्यूस अभी किया गया। ये बोला गया कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसके आने से रेवेन्यू ज्यादा आएंगे और आने वाले कुछ सालों में स्टेट्स को बहुत फायदा होगा, लेकिन शुरुआत में नुकसान होगा। तो बोला गया कि नुकसान की भरपाई कैसे होगी? तो ये बोला गया कि कुछ सालों तक जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट्स को कंपनसेशन देगी। तो कंपनसेशन का एक फॉर्मूला डिराइव हुआ और स्टेट्स ने उस बात को माना। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जितना जीएसटी कलेक्शन एक्सपेक्ट किया गया था 2018-19 में, उससे 22% कम जीएसटी आया। प्लस जो पेमेंट आने थे, जीएसटी कंपनसेशन के पेमेंट जाने थे सेंटर से स्टेट्स की तरफ, वो डिलेड हो गए। तो ये बोला जाता है कि दिसंबर 2019 के लिए और जनवरी 2020 के लिए सेंटर को स्टेट्स को देना था 35,000 करोड़ रुपया, लेकिन ये 35,000 करोड़ रुपया दिसंबर 2019 जनवरी 2020 में नहीं, जून 2020 में दिया गया। 5 महीने के डीले के बाद दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी वाला जो जुमला था, जो फॉर्मूला था, वो हो गया फेल। उसके बाद जो जीएसटी कंपनसेशन देना था वो देर से दे रहे हैं। उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है? आगे ये बोला जा रहा है कि सेंटर बहुत सारे सेसेस को लगा रहा है। सेस आप समझते हो क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। एक होता है टैक्स, तो भाई कस्टम ड्यूटी एक तरीके का टैक्स है, पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, अब जीएसटी ड्यूटी एक तरीके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक तरीके का टैक्स है, इनकम टैक्स एक तरीके का टैक्स है। कभी कभी इस टैक्स के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, तो 2% का सेस लगा दिया, 3% का सेस लगा दिया। तो सेस क्या होता है? टैक्स पे टैक्स। तो मान लीजिए 100 रुपए है और 100 रुपए पे 20% टैक्स है, तो 20 रुपए हो जाएगा। और इस 20 रुपए पे अगर आपने 10% टैक्स और लगा दिया तो वो 2 रुपए सेस हो जाएगा। तो टैक्स पे टैक्स होता है आपका सेस। प्रॉब्लम यह है कि ये जो सेस है ना, इसकी जो ओनरशिप होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि भाई आप तो सेस पे सेस लगाए चले जा रहे हो, ठीक है। तो स्वच्छ भारत सेस लगाया था, ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कोविड-19 का सेस भी लगेगा, और ये सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करती हैं। तो इस सेस का फायदा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है। फिर ये भी बोला, एक स्टडी आई है, ऑथर ने यहां पे कोट किया, हालांकि स्टडी को मैंने खुद से वेरीफाई नहीं किया है, बट अगर लिखा है और हिंदू में छपी है तो कुछ ना कुछ सही होगा। ये स्टडी है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की। ये स्टडी क्या बोलती है कि 14th फाइनेंस कमीशन ने जितना प्रॉमिस किया था स्टेट को और जितना मिला स्टेट्स को, उसके बीच में 6.84 लाख करोड़ का गैप है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का ये बोलना है कि 14th फाइनेंस कमीशन ने जितना स्टेट्स को प्रॉमिस किया और जितना मिला, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6.84 लाख करोड़ इन इट। ये बात बोली गई। फिर पब्लिक स्पेंडिंग का तरीका अब बहुत तगड़े तरीके से बदल रहा है इंडिया में, ऐसा ऑथर का बोलना है। तो आप देखोगे 2014-15 के टाइम पे स्टेट्स जो खर्चा करती थी, जो स्पेंडिंग करती थी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से 46% ज्यादा था। और आज की डेट में जो स्टेट्स खर्चा कर रही हैं जो प्रोग्राम्स पे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे, वो 64% ज्यादा कर रही हैं। मतलब
सेंट्रल गवर्नमेंट अब डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं कर रही, स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे खर्चा ज्यादा कर रही है, और वो ऑब्वियसली होना है दोस्तों। देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुल्ली फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर भी पैसा देता है, स्टेट्स भी पैसा देता है। सेंटर का सीधा सीधा ये आइडिया है कि भैया पैसा स्टेट्स को दे दो, स्टेट्स अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कहां खर्चा करना है। ये बात कुछ हद तक सही है कि सेंटर ने उतना पैसा दिया नहीं जितना स्टेट्स एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेंडिंग का जो प्रपोर्शन है जो कि स्टेट्स की तरफ बढ़ा है, कि पहले 46% ज्यादा स्पेंडिंग करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट्स, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट से 64% ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है स्टेट्स। ये अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा पैसा तो देखिए गया है स्टेट्स के पास। लेकिन यहां पे ऑथर एक बहुत गलत चीज को कोट कर रहा है। ऑथर कह रहा है कि सेंटर की फिजिकल डेफिसिट एक्सीड्स द कंसोलिडेटेड स्टेट डेफिसिट बाय 14%, यानी जितनी स्टेट की डेफिसिट है उससे ज्यादा सेंटर की डेफिसिट है। अब देखिए यहां पे ऑथर का जो लॉजिक है वो फ्लॉड है। यार, स्टेट की डेफिसिट से तो ज्यादा होगी ही ना सेंटर की फिजिकल डेफिसिट। सेंटर को कितने खर्चे करने होते हैं, तो पूरा का पूरा डिफेंस एक्सपेंडिचर। अच्छा, सबसे पहले तो समझिए फिजिकल डेफिसिट क्या होती है। फिजिकल डेफिसिट होती है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। आपको मैंने पहले भी बताया, मैं हल्का सा फिर से आपको बता देता हूं। टोटल रिसिप्ट में क्या है, बहुत सारे टैक्सेस मिलते हैं सरकार को, फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी होती हैं सरकार की, तो बहुत तरीके का पैसा आता है सरकार के पास, ठीक है। मैं यहां पे लोन की बोरोइंग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बोरोइंग की बात है नहीं। टोटल रिसिप्ट्स में जो टैक्स रेवेन्यू आया और जो बाकी जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया सरकार ने उससे जो पैसा आया, जो दूसरी अर्निंग्स की सरकार ने उससे जो पैसा आया, तो ये तो होगी सरकार की टोटल रिसिप्ट, सरकार का जितना खर्चा किया। अब इस खर्चे में सरकार स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसे देगी, सरकार डिफेंस का एक्सपेंडिचर भी करेगी, सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में भी अप्लाई करेगी, बहुत सारी चीजों में सरकार पैसा खत्म करती है। तो ये एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट होता है फिजिकल डेफिसिट। और इसको फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है, मार्केट बोरोइंग करती है। अगर ये मार्केट बोरोइंग एक लिमिट से ज्यादा हो गई तो इंडिया की इकोनॉमी की क्रेडिबिलिटी दुनिया भर में घट जाएगी। मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी कंपनीज हमारी रेटिंग को डाउनग्रेड कर देंगे। अभी रिसेंटली मूडी ने हमारी रेटिंग को डाउनग्रेड किया भी है। इसीलिए बोला जाता है कि फिजिकल डेफिसिट को कंटेन करिए। 3% ऑफ द जीडीपी तक फिजिकल डेफिसिट कंटेन होनी चाहिए, बट हो नहीं पा रही है। और इनफैक्ट कोरोना के काल के बाद तो ये फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन ऑथर का यहाँ पे जो लॉजिक है ना, कि जो सेंटर की स्टेट डेफिसिट है वो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट डेफिसिट से ज्यादा है, लेकिन सेंटर कुछ खर्चा नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि सेंटर को बहुत जगहों पे खर्चा करना पड़ता है और स्टेट को सिर्फ स्टेट के कामों से रिलेटेड खर्चा करना पड़ता है। यहां पे ऑथर एक और चीज बता रहा है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा है जो कि काम का है। यहां बोल रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट बोलती है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो पूरे इंडिया का, उसको नुकसान होगा लमसम 30.3 लाख करोड़ का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 13.5% ऑफ द टोटल जीएसडीपी, टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो आप कह सकते हैं कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया है उसको कोरोना के पैंडेमिक की वजह से 30.3 लाख करोड़ का घाटा होगा। ऐसा किसने बोला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है। अब देखा जाए स्टेट्स को इतना नुकसान हो रहा है पर सेंटर क्या मदद कर रहा है, ऑथर बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं सेंटर कुछ मदद नहीं कर रहा है। तो कोविड-19 की फाइट के लिए आप देखिए 30 जून तक स्टेट गवर्नमेंट यानी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट 1200 करोड़ रुपया खत्म कर चुकी है। लेकिन स्पेसिफिकली कोविड-19 के लिए सेंटर की तरफ से वेस्ट बंगाल के पास कोई भी पैसा नहीं आया। ऑथर का यह बोलना है कि सेंटर ने 400 करोड़ रुपए भेजे नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस मिटिगेशन फंड के अंदर, लेकिन कोरोना के पैंडेमिक के लिए अलग से कोई भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को नहीं भेजा है। फिर यहां पे कुछ और चीजों के बारे में बात की। अगर आप अम्फन साइक्लोन की बात कर लें, अम्फन साइक्लोन ने वेस्ट बंगाल में काफी नुकसान पहुंचाया, आपको पता है। तो अम्फन साइक्लोन के चलते 2.8 मिलियन हाउसेस बर्बाद हो गए, उखड़ गए, 28 लाख, 1.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड बर्बाद हो गया। कहा जाता है जो टोटल लॉस है दैट इज 1.02 लाख करोड़। अब ये चीज सही है दोस्तों, नुकसान तो बहुत तगड़ा किया है, लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। तो बात आई कि इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या किया गया। तो जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी गवर्नमेंट, ऑथर का ये बोलना है कि उसने 6250 करोड़ रुपए रिलीज किए, सरकार की तरफ से केवल 1000 करोड़ रुपए है। ये सब बातें बोली गई हैं। फिर कोरोना के पैंडेमिक के दौरान ऑथर का यह बोलना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है सेंटर की, वो सारी यूनियन मिनिस्ट्री से बोल रही है कि खर्चा कम करो,
इस समय पे तो खर्चा ज्यादा करने की जरूरत है और मिनिस्ट्रीज क्या बोल रही है, खर्चा कम करो, जिसकी वजह से जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो कम हो गए। इसके कुछ और स्टैटिस्टिक्स दिए ऑथर ने। ऑथर का ये बोलना है कि जो यूनियन की रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उस रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 2020-21 फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक 4900 करोड़ रुपए देने थे वेस्ट बंगाल की सरकार को। 4900 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन ऑथर ये बोल रहा है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑलमोस्ट पूरा का पूरा क्वार्टर निकल गया और अब तक एक भी रुपया नहीं आया। अब ये जो 4900 करोड़ रुपए आना था रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से वेस्ट बंगाल में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम था। 70% ग्राम पंचायत के पास जाता, 30% पंचायत समिति और जिला परिषद के पास जाता। इससे रोडें बनती, ब्रिजेस बनते, लोकल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स बनते, दूसरी स्कीम्स बनती जिससे लोगों को रोजगार मिलता, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता तो बिजनेसेस आगे बढ़ते, इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता। पैसा ही नहीं आया, हम कुछ कर ही नहीं पाए। फिर यह भी बोलना है कि टोटल सेंटर को वेस्ट बंगाल को देना है 53,000 करोड़ रुपए। इसका ब्रेकअप भी दिया है ऑथर ने। ऑथर ने बोला कि जो सेंट्रली सपोर्टेड स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, उसका 36,000 करोड़ आना है। जो जीएसटी के ड्यूज हैं दोस्तों, वो आपके लगभग आने हैं, इनका बोलना है 3,000 करोड़। जो फंड्स काटे हैं इन्होंने, जो फंड्स पूरे तरीके से अगर आए तो 11,000 करोड़ रुपए आएगा स्टेट के पास। फूड सब्सिडी में 3,000 करोड़, तो कुल मिला के 53,000 करोड़ रुपए सेंटर से स्टेट्स के पास आना है, जो अब तक आया नहीं है। लेकिन इस स्टैटिस्टिक्स को आप कोट मत करिए कहीं, क्योंकि उतना प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स मुझे लगा नहीं। लेकिन हाँ, पहले की जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, अम्फन साइक्लोन वाले जो स्टैटिस्टिक्स थे वो इंपॉर्टेंट थे। तो आगे ये बोला जा रहा है कि देखिए, इस समय पे सिटीजन्स की हालत खराब है, सोशल सेक्टर की हालत खराब है, डेफिसिट तो देखिए बढ़नी ही बढ़नी है, डेफिसिट को इस समय पे आप काट नहीं सकते। तो जरूरी यह है कि सेंटर स्टेट्स की करे मदद। लेकिन यहां पे सेंटर स्टेट्स की मदद नहीं कर रही, उल्टा उनके ऊपर कुछ कंडीशंस डाल रही है। जैसे कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर यह बोला गया है कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी फिस्कल डेफिसिट को 3% से 5% कर सकते हैं। लेकिन ये 3% से 5% जो 2% आप बढ़ा रहे हो, उस 2% में केवल 5% अनकंडीशनल है, 1.5% बहुत सारी कंडीशंस के साथ आता है। तो मतलब स्टेट्स उधार ले सकती हैं, बोरोइंग ले सकती हैं, फिस्कल डेफिसिट अपनी बढ़ा सकती हैं 3% से 5% तक, लेकिन अनकंडीशनल बढ़ाना केवल 0.5% है। 1.5% वो तब बढ़ा सकती हैं जब वो कुछ प्री रिक्विसाइड मेजर्स को पूरा करेंगे। जैसे अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है ना, जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है। तो इस तरीके की जो इनकी पावर डिस्कॉम्स हैं वो प्राइवेटाइजेशन करें अपना, अर्बन लोकल बॉडीज के रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। तो इस तरीके की चीजें अगर सरकारें करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स, तो ही वो 3% से 5% तक कर सकते हैं अपनी फिस्कल डेफिसिट, नहीं तो वो 3 से मैक्सिमम 3.5 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये बात यहाँ पे ऑथर, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत सही है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के एक्ट के अंदर सेंटर ने स्टेट से कहा कि आप 3% से 5% अपने फिजिकल डेफिसिट कर सकते हो, लेकिन केवल 0.5% का जो इंक्रीज है वो अनकंडीशनल है। आगे के 1.5% का इंक्रीज जो है वो बहुत हद तक कंडीशनल है। ठीक है, ये सब बातें कही गई हैं। आगे चलते हैं, लंबा हो गया आर्टिकल, बट काफी चीजें इंपॉर्टेंट भी थी। ये है भैया, डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल, क्या हमें एक फिस्कल काउंसिल की जरूरत है? एक एक्स, ये सुब्बा राव जी ने लिखा है, डी सुब्बा राव जी ने, ये पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। यहां पे देखिए शुरुआत कैसे की गई है, इंस्टीट्यूशनल बेहेमोथ विद सच अ वाइड जॉब चार्ट विल लाइकली ऐड मोर टू द नॉइज देन टू सिग्नल। ये किसके लिए कहा जा रहा है? फिस्कल काउंसिल के लिए कहा जा रहा है। फिस्कल काउंसिल बनेगा तो छोटी मोटी बॉडी नहीं होगी भैया, इंस्टीट्यूशनल बेहेमोथ होगा, बहुत बड़ी फाइनेंशियल बॉडी होगी जिसमें बहुत सारी नौकरियां एम्प्लॉय होंगी। और उससे होगा क्या? उससे बस सिग्नल ही जाएगा, किसी भी तरीके का ग्राउंड में कुछ होने वाला नहीं है। अभी देखिए हो क्या रहा है दोस्तों, इकोनॉमी में कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि कोविड पैंडेमिक आ गया है, पैसे की जरूरत है, इकोनॉमी चल नहीं रही, पैसा आ नहीं रहा है, तो पैसा लाए कहां से? तो भैया गवर्नमेंट बोरो करे, गवर्नमेंट बोरो करे, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, फिर गवर्नमेंट जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं, वल्नरेबल हाउस होल्ड्स हैं, उनको पैसा दे जिससे इकोनॉमिक रिकवरी हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो उससे गवर्नमेंट का डेप्ट बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट का डेप्ट बढ़ेगा तो जो ये रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी, जिन्होंने रिसेंटली मूडी ने हमारी रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, वो हमारी रेटिंग को और डाउनग्रेड कर सकती हैं,
जो हमारे मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो ग्लूमी लगने लगेंगे, नीचे जाने लगेंगे। इसीलिए सरकार को यह डर लगता है कि अगर एक लिमिट से ज्यादा हम बोरोइंग करते हैं, अपना डेप्ट बढ़ाते हैं, तो मार्केट पेनाल्टीज बहुत बड़ी हो जाएंगी और शायद हम उसको आने वाले समय में सुधार ना पाए। लेकिन बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है वो ये राय भी दे रहे हैं कि नहीं, अभी के लिए आप डेप्ट लीजिए और अभी के लिए आप कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बनाइए, कुछ ऐसे, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मेजर्स को लीजिए जिससे कि आगे आने वाले समय में जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, जितने भी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको ये पता चले कि हाँ भाई, इंडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल है पैसों के लिए, इंडिया कहीं भी पैसा नहीं उड़ा रहा है। तो यहां पे ये बात की जा रही है कि भैया फिजिकल काउंसिल को आप सेट करो, ठीक है ना, सेटअप ऑफ फिजिकल काउंसिल। ये बोला गया कि ये जो फिजिकल काउंसिल है इसकी जो राय है, 13th फाइनेंस कमीशन जब आया था उसने भी बोला था कि फिजिकल काउंसिल को सेटअप किया जाना चाहिए। उसके बाद फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी ने भी ये बोला था कि भैया फिजिकल काउंसिल सेटअप किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक फिजिकल काउंसिल सेटअप नहीं किया गया है। अब देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से फिजिकल काउंसिल क्यों सेटअप नहीं किया जा रहा है, हालांकि यहाँ पे ऑथर ने जो बोला वो मैं बताऊंगा। मेरे हिसाब से फिजिकल काउंसिल इसलिए नहीं सेटअप किया जा रहा है इतने सालों से, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की ताकत है ना, गवर्नमेंट की ताकत को कम कर देगा, नो डाउट। गवर्नमेंट आप देखिए आरबीआई से उसकी ताकत छीन रही है। आरबीआई में ऐसे कितनी चीजें हुई हैं जिसके चलते आरबीआई की ताकत कम हुई है, ठीक है। तो जहां पे गवर्नमेंट अपनी ताकत को कंसोलिडेट कर रही है, अपने हाथ में ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स ले रही है, वहीं पे गवर्नमेंट फिजिकल काउंसिल जैसी बॉडी को नहीं बनाएगी, क्योंकि फिजिकल काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। फिजिकल काउंसिल इफेक्टिव कब होगा, जब वो इंडिपेंडेंट होगा, जब वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देगा। और जब भी अपने हिसाब से कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आएगी बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से, तो वो गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में, मोडस ऑपरेंडी में इंटरफेयर करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल काउंसिल गवर्नमेंट लेके आए ये बहुत मुश्किल है, और गवर्नमेंट लेके आई भी, और उस पर अगर गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस ज्यादा हुआ, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा हुआ, तो उसका कोई मतलब होगा नहीं। तो बहुत कम चांसेस है कि फिजिकल काउंसिल आएगा। यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है, और ऑथर ये बोल रहा है कि इकोनॉमी में बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। ये बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से देश में, दुनिया में 50 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ऑलरेडी फिजिकल काउंसिल लगाए जा चुके हैं। ये फिजिकल काउंसिल कुछ जगहों पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ जगहों पे उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अब ऑथर यहाँ पे इस लॉजिक के अगेंस्ट में अपना एक पॉइंट दे रहा है। ऑथर बोल रहा है कि फिजिकल काउंसिल की इतनी आवाजें उठ रही हैं, क्या फिजिकल काउंसिल इतना इफेक्टिव होगा? ऑथर का हिसाब से इतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? ऑथर ने बोला फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया 2003 में। जब ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया, इसके अंदर क्या कहा गया कि भैया गवर्नमेंट की फिजिकल डेफिसिट इतने लिमिट तक हो सकती है, गवर्नमेंट इस हिसाब से बोरो कर सकती है, स्टेट्स इस हिसाब से बोरो कर सकती है। इस तरीके के बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में लेके आया गया। उस समय पे लोगों को लगा कि भैया अब तो हमारी फाइनेंशियल हालत सुधरेगी, अब जो हम लोग उधार ले लेके काम चलाने की चीज करते हैं, ये चीज सुधरेगी। इस फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक और क्लॉज था कि गवर्नमेंट को समय समय पे पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, एफपीएसएस। तो गवर्नमेंट समय समय पे फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट सबमिट करेगी पार्लियामेंट में, और उस पे पार्लियामेंट में बहस होगी। तो इन सब चीजों से क्या होगा कि भैया स्टेटमेंट सबमिट कर रही है पार्लियामेंट में गवर्नमेंट, उस पे पार्लियामेंट में बहस हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं पार्लियामेंट में, इससे अकाउंटेबिलिटी आएगी और इससे चीजें अच्छी होंगी। लेकिन आज की डेट में भी आप देख लीजिए दोस्तों, पिछले कई सौ सालों में गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हम लोग अपनी फिजिकल डेफिसिट को 3% ले आए, लेकिन 3% तक अब तक हम अपनी फिजिकल डेफिसिट को नहीं ला पाए। अब तो ये कहा जा रहा है कि 5 से 7% तक चली जाएगी हमारी फिजिकल डेफिसिट। कुछ लोग तो 10-11% भी बोल रहे हैं, हालांकि वो बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। तो ऑथर का ये बोलना है कि जब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 जब वो कुछ नहीं कर पाया, तो फिजिकल काउंसिल कैसे कर पाएगा? अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 और फिजिकल काउंसिल में क्या फर्क होगा। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को गवर्नमेंट को मीट करना है, ठीक है। अगर फिजिकल काउंसिल बनाया जाता है तो फिजिकल काउंसिल इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम करेगा। यहां पे दोस्तों हम लोग एक पॉइंट को समझते हैं। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी ने अपना मॉडल क्या दिया फिजिकल काउंसिल के लिए। देखिए ये जो रिव्यू कमेटी थी ना, इस रिव्यू कमेटी ने बताया कि किस तरीके का फिजिकल काउंसिल बनना चाहिए। तो क्या बोला इसने, फिजिकल काउंसिल्स मैंडेट विल इंक्लूड बट नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू मेकिंग मल्टी ईयर फिजिकल प्रोजेक्शंस, preparing fiscal sustainability analysis, providing an independent assessment of the central government's fiscal performance,
compliance with fiscal rules, recommending suitable changes to fiscal strategy to ensure consistency of the annual financial statement, and taking steps to improve quality of fiscal data, producing an annual fiscal strategy report which will be released publicly. अगर आप देखोगे दोस्तों, यहां पे गवर्नमेंट जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट लेके आ रही है, गवर्नमेंट फिस्कल फील्ड में जो कुछ भी कर रही है उसके ऊपर एनालिसिस करने की बात हो रही है। तो एक लॉजिक तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि ऑलरेडी जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो ये सब चीजें करता है, बट कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल खर्चा हो जाने के बाद करता है। ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इस मॉडल में ये बहुत अच्छे हैं, बहुत इफेक्टिव हैं अगर ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किए जाए। मल्टी ईयर फिजिकल प्रोजेक्शंस तो देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी करता है, दुनिया भर की और एजेंसीज हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक सब करते हैं। फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस अगर आप करते हो तो गवर्नमेंट की बनाई हुई स्कीम्स को आप क्वेश्चन कर रहे हो। इंडिपेंडेंट असेसमेंट आप करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के फिजिकल परफॉर्मेंस का, कॉम्प्लियंस विद फिजिकल रूल्स का, तो आप गवर्नमेंट की बनाई हुई चीजों के ऊपर एक उंगली उठा रहे हो, उसमें कमियां उठा रहे हो। क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऐसी किसी चीज को आने देगी जो उसके बनाई हुई फाइनेंशियल पॉलिसीज के ऊपर कमियां उठाए? ऑलरेडी आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट अपनी इमेज लोगों के बीच में सही करने के लिए पूरी कोशिश करती है। उस केस में ऐसी किसी चीज को लेके आना जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के ऊपर आवाज उठा सके, ये बहुत मुश्किल है। बट यहां पे डी सुब्बाराव जी बोल रहे हैं कि इस तरीके की जो चीजें हैं जो FRBM रिव्यू कम्युनिटी के मॉडल ने सजेस्ट की हैं, इस तरीके की चीजें ऑलरेडी बहुत से और ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। खासकर जो फिजिकल प्रोजेक्शंस है वो बहुत से और ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, तो उसको अलग से करने का कोई फायदा है नहीं। डी सुब्बाराव जी का ये भी बोलना है कि अगर आप फिजिकल काउंसिल बना देते हो तो एक आप और दूसरा कॉस्टली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसमें पैसा ज्यादा खत्म होगा और कुछ ज्यादा मिलने वाला है नहीं। यहां पे एंड में डी सुब्बाराव जी एक छोटा सा व्यू पॉइंट दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए फिजिकल काउंसिल जैसी चीज को लाना चाहते भी हो तो आप किस तरीके से लाओ। आप एक काम करो, जब भी बजट इंट्रोड्यूस होने वाला हो ना पार्लियामेंट में, उससे पहले आप एक काम करो कि जो कैग है, कैग से बोलो कि एक 3 मेंबर कमेटी बनाए। ये 3 मेंबर की कमेटी बनेगी 5 हफ्तों के लिए। ये 3 मेंबर की कमेटी 5 हफ्तों के लिए उस बजट को स्क्रूटनाइज करेगी जो कि पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट में बजट इंट्रोड्यूस किया ना, उसको 5 हफ्ते के लिए ये जो कमेटी है ये स्क्रूटनाइज करेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, इस कमेटी को टेक्निकल नो हाउ जो मदद है वो कैग ऑफिस से मिलेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से यहाँ पे ऑफिसर्स डिप्यूट होंगे, RBI से डिप्यूट होंगे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से डिप्यूट होंगे और नीति आयोग से डिप्यूट होंगे। तो इस छोटे लेवल पे आप इस चीज को शुरू करो और फिर अगर ये अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको अगले साल आप एक बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस कर देना। कुल मिला के यहाँ पे डी सुब्बाराव जी एक चीज बहुत अच्छी कर रहे हैं। कोई भी चीज की जो एफिशिएंसी है वो तब पता चलेगी जब आप उसको छोटे लेवल पे, एक माइक्रो लेवल पे स्टार्ट करिए। माइक्रो लेवल पे जो भी उसके डेफिशिएंसीज होंगी, जो भी उसके अंदर खामियां होंगी वो सामने आ जाएंगी। उन खामियों को करेक्ट करके आप अगले साल फिर से उसको थोड़े बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट करिए। धीरे धीरे ग्रेजुअल स्टेप्स लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट पे अगर आपने प्रेशर डाल के एक बॉडी बनवा भी दी तो उस बॉडी में भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होगा और होने वाला ग्राउंड पे कुछ होगा नहीं। तब तक ये फिजिकल काउंसिल इफेक्टिव नहीं होगा जब तक ये फिजिकल काउंसिल पूरी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बॉडीज गवर्नमेंट के लिए खतरा होती हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो फिजिकल काउंसिल हो। आगे बात करते हैं क्राइम एज पनिशमेंट। इसमें क्या बोला जा रहा है भैया, अभी अभी आपको पता ही है, एनकाउंटर कर दिया गया है किसका? विकास दुबे का। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द स्टेट मस्ट गेट टफ ऑन क्राइम बट द पुलिस शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रेक द लॉ। यहां पे इस टॉपिक को थोड़ा बहुत मॉब जस्टिस के साथ भी जोड़ा गया है। हुआ क्या है, जुलाई 3 को यह बवाल शुरू हुआ। 8 पुलिसमैन गए थे इसको अरेस्ट करने के लिए, फायर एक्सचेंज हुआ और इन 8 पुलिसमैन की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए ये लोग। उस चक्कर में पब्लिक भी बहुत गुस्सा हुई और विकास दुबे भाग गया। तो ऑब्वियस बात है, बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि विकास दुबे का होगा इनकाउंटर, और आप देखते हैं कि विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या हो गया, इसका इनकाउंटर हो गया, इसके अगेंस्ट तो 62 केसेस पेंडिंग थे, कितने लोगों को ये मार चुका है, एक बीजेपी के लीडर को पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के मार चुका है। बहुत सारे लोगों ने देखा इस चीज को लेकिन कुछ नहीं बोला। तो कुल मिला के विकास दुबे जो आदमी था ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकली कनेक्टेड था। तो अगर ये अरेस्ट होता, तो अरेस्ट होने के बाद जुडिशरी में केस चलता, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस, जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, पुलिस ऑफिशियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स थे, उनके कच्चे चिट्ठे खुलते। लेकिन चूंकि इसको मार दिया गया तो बहुत सारे लोगों के कच्चे चिट्ठे बंद हो गए। जिस तरीके से इसका इनकाउंटर हुआ है ना, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं।
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ऐसा कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उसने हैंडकफ नहीं पहन रखे थे। पहली बात, उसने हैंडकफ क्यों नहीं पहने? अगर उसने हैंडकफ नहीं पहने, उसने वेपन्स को स्नैच किया और पुलिस वालों को मारने की कोशिश की, जवाबी फायरिंग की पुलिस वालों ने और वो मर गया। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। अब यहां पे मॉब जस्टिस के साथ चीज को जोड़ा गया है। साइबराबाद पुलिस ने एक वेटनरी डॉक्टर के रेप केस में 4 लोगों का एनकाउंटर कर दिया था लास्ट ईयर। लोग बहुत खुश हुए थे, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी भी आई थी कि ये फेक एनकाउंटर है। हो सकता है कि पुलिस ने जल्दी करने के चक्कर में 4 लोगों को मार दिया हो, बट इस चीज को अगर कोर्ट के सामने लेके जाते तो ये बात पता चलती कि सच में वही 4 लोग थे ना जिसने उस लड़की का रेप किया है, या पुलिस ने किसी भी को भी आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करके मार दिया। तो इस तरीके की बातें उठती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये अलग अलग सेक्शन से इस तरीके की आवाजें आती है। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी ने क्राइम किया है तो उसको आप जुडिशरी के सामने लेके आइए। जब जुडिशरी के सामने लेके आएंगे तो एक प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस फॉलो होगा, प्लस कितनी बात सच है और कितनी बात झूठ है ये भी सामने आएगी। तो जस्टिस विल बी डिलीवर्ड इन अ प्रॉपर मैनर। इस तरीके का जो जस्टिस होता है, जो ऑन द स्पॉट जस्टिस होता है ना, उसमें कभी कभी इनजस्टिस भी हो जाता है। ऐसा यहां पे कहने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये वो गाड़ी है जो पलट गई थी। इसके बारे में मैं आगे भी एक आर्टिकल बनाऊंगा कि शुरुआत से लेकर एंड तक हुआ क्या एक्चुअली में इस पूरे केस में। नेक्स्ट चलते हैं रिफॉर्म विद कॉशन। यहां पे क्या कहा जा रहा है इसके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 जुलाई को ये न्यूज आर्टिकल आया था। इसमें जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं उनको अमेंड करने की बात कही जा रही है। यहां पे हुआ ये है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कमिटी बना दी है। अब कमिटी को शॉर्ट टाइम फ्रेम में बनाया गया है। पब्लिक कंसल्टेशन मांगा गया है, बट पब्लिक कंसल्टेशन ऑनलाइन मांगा गया है। तो अब यहां पे थोड़ा गुस्सा है लॉयर्स के बीच में, ज्यूरिस्ट के बीच में। उन्होंने ये बोला है कि इस तरीके की चीजों को जल्दी नहीं किया जाता है। इस तरीके की चीजों को बहुत आराम से, बहुत सारे कंसल्टेशंस के बाद किया जाता है। इससे पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो इंडियन पिनल कोड 1860 को बदलने के बहुत से अटेम्प्ट हुए। कोड ऑफ ये क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि 1973 में लिखा गया था, इसको बदलने की कोशिश की है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 का है, इसको बदलने की कोशिश की गई है। ये देखिए, सेवरल अटेम्प्ट्स इन रिसेंट डेज टू ओवरहॉल द बॉडी ऑफ क्रिमिनल लॉ कंप्राइजिंग इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को लिखा गया था 1973 में। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां बताई जा रही है, इनको ठीक करने की बात कही जा रही है। और इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, इन सब चीजों को बदलने की बात कही जा रही है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रिफॉर्म की जरूरत है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर केयरफुल कंसीडरेशन के बाद होना चाहिए, ठीक ठाक इसमें डिलिब्रेशन होना चाहिए, तब चीजें होनी चाहिए। अपने आप से कुछ मत करिए। फिर देखिए, 2030 में एक जस्टिस वीएस मलिमात कमेटी आई थी ऑन रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसने कुछ अच्छे सजेशंस दिए थे जो कि क्रिमिनल लॉ के चेंजेस में आए भी थे। लेकिन यहां पे कुछ क्रिटिसिज्म भी आया था, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से कम करके क्लियर एंड कन्विंसिंग कर दिया गया। तो मतलब इससे यह हुआ कि जो भी एविडेंस आ रहा है, पहले वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, दूसरे में कर दिया गया क्लियर एंड कन्विंसिंग। तो क्लियर एंड कन्विंसिंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से थोड़ा कम है। तो इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी आवाजें उठी थी। फिर जस्टिस वर्मा पैनल बना था, जिसने बोला था कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स नीडेड इन द लॉज कंसर्निंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। इसकी रिपोर्ट आ गई थी बेरली 1 महीने में। लेकिन बात यह थी कि जो जस्टिस वर्मा पैनल था वो सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहा है, और यहां पे जो कमेटी बनी है वो ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। तो कुल मिला के कहा यह जा रहा है कि इस तरीके की चीजें आप तुरंत नहीं कर सकते। इस तरीके की चीजों में बहुत सारे डिलिबरेशंस होते हैं, बातचीत होती है। और जब पूरे इंडिया में कोविड-19 का पैंडेमिक फैला है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं पा रहे हैं, तो इतनी जल्दी क्या है चीजों को करने की। अब देखिए, सरकार कुछ करे तो लोगों को प्रॉब्लम, नहीं करे तो लोगों को प्रॉब्लम, ये वाली बात कही जा रही है। प्लस एक सवाल यहां पे और उठाया गया कि इस टास्क को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को क्यों नहीं दिया गया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके की चीजों में बहुत सारी चीजें अच्छे रिकमेंडेशन देते हैं, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को यह काम ना देके एक अलग से कमीशन बिठाने की क्या जरूरत थी, ये भी यहां पे बात कही गई है। मोस्ट प्रॉब्ली इसका रीजन ये समझ में आ रहा है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बैठाया जाता तो जो रिपोर्ट आती उसको आने में शायद 1 से 2 साल लग जाते, लेकिन अभी के लिए जो रिपोर्ट आएगी वो बहुत जल्दी आएगी। तो बस यही बोला जा रहा है कि कोई भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर आप चेंजेस लेके आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे डिलिबरेशंस और बहुत सारी बातचीत होनी चाहिए। आगे आने वाले समय में इसके ऊपर और भी बहुत से आर्टिकल आएंगे एडिटोरियल में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और साथ साथ अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। गुड बाय।